पुणे का पार्टी ऑफिस। रात के सन्नाटे में कांशीराम चटाई पर लेटे थे, मगर नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी। शरीर थककर चूर था, पर दिमाग में विचारों का तूफान मचल रहा था। पेट की भूख उन्हें भीतर से कचोट रही थी, लेकिन इससे भी बड़े थे उनके सपने, यानी एक संगठन खड़ा करने की भूख। इस सफर में आराम के लिए कोई जगह नहीं थी और कोई शॉर्टकट भी नहीं था। कांशीराम का सपना था दलित कर्मचारियों को संगठित करना और उन्हें उनका हक दिलाना। इस मिशन में उनके साथ मनोहर आटे भी थे। रोज साइकिल से 15 किलोमीटर का सफर, फिर ट्रेन पकड़कर मुंबई जाना, कार्यकर्ताओं से मिलना और उसी रात वापस लौट आना, यह उनकी दिनचर्या बन चुकी थी। पैसे कम थे, मगर हौसले बुलंद। उस दिन वे खाना खाने वंदना होटल नहीं गए। थोड़ा अच्छा खाने का मन था तो न्यूयॉर्क होटल पहुंचे, मगर होटल के दरवाजे पर ही दोनों ठिठक गए। जेबें खाली थीं, बिना कुछ कहे दोनों लौट पड़े। 15 किलोमीटर का रास्ता चुपचाप खाली पेट तय किया। अगली सुबह जब कांशीराम ने साइकिल उठाई तो देखा पिछले पहिए में हवा नहीं थी। हवा भरने के लिए सिर्फ 5 पैसे लगते थे, मगर वह भी नहीं थे। लेकिन ट्रेन छूट नहीं सकती थी। वे दौड़ पड़े स्टेशन की ओर। आटे दरवाजे से उन्हें जाते हुए देख रहे थे। सोच रहे थे आज भी कांशीराम को चाय और नाश्ता नसीब नहीं होगा। यही त्याग, यही समर्पण एक आंदोलन की नींव रख रहा था, जो इतिहास बदलने वाला था। नमस्कार, मैं हूं नवनीत कुमार और आप सुन रहे हैं फिर वो कहानी याद आई। आज हम बात करेंगे कांशीराम के किस्सों की। कांशीराम भले ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तरह एकेडमिक रूप से चिंतक न रहे हों, लेकिन उनके विचारों को जमीनी स्तर पर उतारने वाले वह पहले नेता थे। अंबेडकर ने संविधान के जरिए दलित समाज को अधिकारों की बुनियाद दी, तो कांशीराम ने उसे राजनीतिक ताकत में तब्दील किया। 1981 में उन्होंने दलित शोषित समाज संघर्ष समिति यानी DS4 की स्थापना की, जो बाद में बामसेफ बना। 1982 में उन्होंने द चमचा एज नामक किताब लिखी, जिसमें उन्होंने उन दलित नेताओं की आलोचना की जो कांग्रेस जैसी मुख्य धारा की पार्टियों के लिए काम कर रहे थे। 1983 में DS4 ने 3 लाख लोगों के साथ एक साइकिल रैली का आयोजन किया, जिसने देश भर में एक संदेश दिया कि दलितों को अब हाशिए पर नहीं रखा जा सकता। लेकिन कांशीराम को जल्द ही महसूस हुआ कि दलितों और वंचितों के लिए अपनी एक अलग राजनीतिक पार्टी होना जरूरी है। 14 अप्रैल 1984 को उन्होंने बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा के गठन की घोषणा की। कांशीराम का कहना था कि अंबेडकर किताबें इकट्ठा करते हैं, लेकिन मैं लोगों को इकट्ठा करता हूं। बसपा के गठन के बाद कांशीराम ने राजनीति में गैर ब्राह्मणवाद की अवधारणा को मजबूती दी। उत्तर भारत की राजनीति में जातिगत वर्चस्व को चुनौती देने के लिए उन्होंने दलितों को संगठित किया। 1991 में उन्होंने पहली बार इटावा से लोकसभा चुनाव जीता। हालांकि इसके लिए उन्हें मुलायम सिंह यादव की मदद लेनी पड़ी। कांशीराम जब बीमार पड़े तो उनकी मां बिशन कौर उनके पास रहना चाहती थी। उनकी आंखों में अपने बेटे के लिए वही ममता थी जो किसी भी मां के दिल में होती है। जब इलाज के लिए पैसे कम पड़े तो उन्होंने बिना एक पल गंवाए अपने सोने के कंगन पार्टी को दान कर दिए। उनके लिए उनका बेटा ही उनकी सबसे बड़ी संपत्ति थी। लेकिन नियति ने अजीब खेल खेला। जब कांशीराम बीमारी से जूझ रहे थे
तो बिशन कौर उनसे मिलने के लिए तरस गई। मायावती उनकी देखभाल कर रही थी और मां को अपने ही बेटे से मिलने की इजाजत कोर्ट से लेनी पड़ी। कांशीराम की बहन स्वर्ण कौर की आवाज में दर्द छलकता है जब वे बताती हैं कि उनकी मां को बस 2 बार अपने बेटे से मिलने का मौका मिला। मां की आंखों में बस एक आस थी, एक दिन कांशीराम स्वस्थ होकर लौटेंगे, लेकिन वह इंतजार कभी खत्म नहीं हुआ। कांशीराम की राजनीतिक धारा को आगे बढ़ाने का जिम्मा मायावती ने संभाला जब वे उनकी सबसे भरोसेमंद सहयोगी बनी और बसपा को एक ताकतवर राजनीतिक दल में तब्दील किया। लेकिन मायावती कभी भी कांशीराम की तरह विचारक नहीं रही। 2003 के बाद कांशीराम सक्रिय राजनीति से दूर होते गए। बीमारी ने उन्हें कमजोर कर दिया और 2006 में उनका निधन हो गया। कांशीराम ने राजनीति के माध्यम से दलित समाज को सत्ता के केंद्र तक पहुंचाया और यह दिखाया कि अगर सही नेतृत्व मिले तो समाज के हाशिए पर खड़े लोगों की आवाज सत्ता के गलियारों तक गूंज सकती है। तो ये थी कांशीराम की कहानी। ऐसे और किस्सों के लिए जुड़े रहिए हर रविवार स्टेट मिरर के साथ।